is one of the subject. You have accounts and advanced accounts. Advanced account will be covered in group 2 and normal accounts will be covered in group 1. अब जो ग्रुप 1 में हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास 3 मॉड्यूल्स है. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 1 is specifically for accounting standards. So some of the accounting standards will be covered in module 1 and some of them will be covered in module 2. Sorry, group 2. So group 1 में कुछ accounting standards है जो हमें अभी cover करने हैं during group 1 studies. उसके बाद मॉड्यूल 2 है जहाँ पे हम स्पेसिफिकली यही पढ़ेंगे कि कंपनी टाइप ऑफ अकाउंट्स अगर हम लोग करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम कैसे बनाएंगे, कंपनी अगर शेयर्स इशू करती है उनका रिडेम्पशन करती है, डिबेंचर्स इशू करती है उनका रिडेम्पशन करती है, तो कंपनी स्पेसिफिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, राइट शेयर्स इशू करना है, बोनस शेयर्स इशू करना है, everything will be related to corporate accounting, that is related with company accounts. Then you will have third module जहाँ पे आपके काफी सारे स्पेशल नेचर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कवर होंगे, लाइक सिंगल एंट्री सिस्टम जहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं और हमें उसको कंप्लीट करना होता है, ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेस, इंस्टॉलमेंट बेसिस, अगर इस पे आप चीजें खरीदते हो तो उसका एंट्री क्या होगा. सो स्पेशल चीजों से रिलेटेड जो है वो मॉड्यूल 3 है जहाँ पे हमें वैरायटी चीजें कवर करनी है. मॉड्यूल 2 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जहाँ पे हमें सिर्फ यही देखना है कि कॉर्पोरेट नेचर का अगर हम अकाउंटिंग करेंगे या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे. एंड मॉड्यूल 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे. अब मॉड्यूल 2 जो अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज है, यहाँ पे आपका कुछ लॉ का बेस लगेगा बिकॉज हमें कुछ सेक्शंस है जो यहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं या कुछ लॉ ने ट्रीटमेंट बोली है जो स्पेसिफिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम अगर प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट रहा तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे ये लॉ ने बताया और अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे अकाउंटिंग करना होता है. सो जनरली हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे या हम यहाँ पे जो करेंगे इन मॉड्यूल 2 that will be linked with your law, corporate law, companies act 2013. ये लॉ से कनेक्ट होके हमें काफी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है. इनफैक्ट मोर और लेस यू कैन से कि हमारा कंपनी एक्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होता है उसका शेड्यूल जो होता है या उसका फॉर्मेट जो होता है दैट इज आल्सो गिवन बाय कंपनीज एक्ट. एंड उसका एक झलक हमने फाउंडेशन के टाइम पे पढ़ा था जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे जहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर एक छोटा कवर हुआ था. वहां पे भी हमें उसका एक छोटू सा फॉर्मेट का झलक मिला था. अब हमें उसको डिटेल में करना है. कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड योर कॉर्पोरेट नीड, लाइक लॉ ने बोला है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आप नॉर्मल ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट ये सब तो कवर करते हैं उसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कवर होना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो. उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर है उस सेक्शन को अप्लाई करके ही हम अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. तो हमें कुछ लॉ का पार्ट हमें अकाउंट्स में भी पढ़ना है बिकॉज थेरोटिकली क्यों ना हो बट हमें वही लॉ अप्लाई करके हमारे सम सॉल्व करने हैं. सो हम जब इसका ओवरव्यू देखते हैं कि जब हम अकाउंट्स पूरा 100 मार्क्स का कवर करना है, 3 घंटे में पेपर लिखना है, ये सब आप अगर सोचोगे तो नॉर्मली 25 marks, like 20 marks in question number 1 and last का जो question रहेगा उसमें 5 marks का एक short note, ऐसे around 25 marks का accounting standard आएगा आपको. So 25 marks तो आपके accounting standard के that is first module के ही रहेंगे. उसके बाद there is no specific format कि यही सम आएगा या इसी chapter से आएगा because you cannot judge these things and अपने सीए करिकुलम में तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि हम पहले से जज कर सकते हैं. बट
मॉडरेट चीजें हैं जो कंपनी अकाउंट्स के लिए, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए आपका मॉड्यूल 2 के लिए कवर होगा, एंड काफी सारा पार्ट मॉड्यूल 3 के लिए कवर होगा, बिकॉज मॉड्यूल 3 में बहुत सारी वैरायटी करनी है आपको, एंड मॉड्यूल 2 में सारा जो भी पढ़ोगे वो कंपनीज का ही पढ़ना है। सो अकॉर्डिंगली हमारा पार्ट डाइवर्ट होता है। नाउ जब हम लोग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, तो जनरली मॉड्यूल 1 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने कवर होते हैं, वहां पे स्पेसिफिकली हम यही ट्राई करते हैं कि जो लॉ प्लस प्रैक्टिकल सिचुएशन सिनारियो, इनको मैच करके आपके अकाउंटिंग में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। For example, I'm starting a new business and I don't know whether it will work for longer period of time, और मैं स्टार्ट करके देख रही हूँ पता नहीं ज्यादा टाइम चलेगा नहीं चलेगा, अगर अच्छा बिजनेस चल गया तो मैं उसको एक्सपांड करूंगी और चलाऊंगी, और अगर नहीं चला तो मैं थोड़े ही टाइम में उसको शट डाउन कर दूंगी। सो नाउ आई एम कंफ्यूज कि मैंने गोइंग कंसर्न अजम्पशन कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने उसको अडॉप्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं नियर फ्यूचर में कंटिन्यू करने वाली हूँ कि नहीं करने वाली हूँ, राइट। सो ऐसे वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जब मुझे अकाउंट पता है, मुझे डेबिट क्या करना पता है, क्रेडिट क्या करना है पता है, बट कोई सिचुएशन ऐसी है स्पेशल नेचर की, एंड आई डोंट नो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट बिकॉज आई एम कंफ्यूज, यहाँ पे क्या होना चाहिए। सो ऐसी सिचुएशंस में आपको गाइडलाइन करने के लिए या आपको गाइड करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंपल्सरी। हाँ, तो जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, उनको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपल्सरी होते ही है, और बाकी कंपनीज को भी कुछ स्टैंडर्ड में एग्जामिशन है, बाकी फॉलो करने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मोर और लेस आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। सो दीज आर कंपल्सरी इन नेचर। फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हमने पढ़ा भी तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डील करेंगे। सो देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक, जहां पे स्टैंडर्ड क्या बोलता है अकॉर्डिंगली आपको एनालाइज करके आंसर लिखना है, दैट इज थ्योरेटिकली आंसर लिखना है। या एक, स्टैंडर्ड क्या बोलता है अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशंस करके आंसर लिखना है, दैट इज प्रैक्टिकल। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लाइक सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली थ्योरेटिकल इन नेचर ओनली। तो हम जैसे लॉ में केस स्टडीज लिखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हमें यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए लिख के प्रैक्टिस करनी है फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, प्रोविजंस, फॉर दोज थिंग्स। और जहाँ पे प्रैक्टिकल नेचर का आएगा, जहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो हम नॉर्मल अकाउंट के सम कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको स्टैंडर्ड थ्योरी में ही आएगा या प्रैक्टिकल में ही आएगा, इट विल बी मिक्सचर ऑफ दैट, कॉम्बिनेशन होगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। एंड देन यू विल हैव योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा, बचे हुए 5 में से आपको करने हैं, तो बचे हुए 5 जो रहेंगे उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स आते हैं जहाँ पे आप थ्योरी लिखते हो, और बचे हुए जो 4 क्वेश्चन रहेंगे उसमें सब क्वेश्चन एंड ऑल कवर करके आपको प्रैक्टिकल पार्ट कवर करना है। सो अकाउंट्स में प्रैक्टिकल जितना इम्पोर्टेंट है उतना थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी चीजें थ्योरी से रिलेटेड भी है, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तो स्टमक करके रखना है हमें, क्योंकि अराउंड 20 to 25 marks will be covered in our accounting standards only. So am I clear with what is the study material covered up, or what is the background which we are going to study in group 1? आपको overall idea आ गया है? Yes, ma'am. Okay. Now we are moving towards actual demo session है, तो हम एक छोटे से चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग what is actually accounting to be done at inter level उसके साथ थोड़ा सा मैच कर पाए। एंड अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बाय द वे, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, एज दिस इज डेमो सेशन और फर्स्ट सेशन है हमारा एक साथ, तो इसलिए एकदम बेसिक चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
and that chapter is from corporate accounting. That is module 2. चैप्टर का नाम है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. एक्चुअली प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ही मेन है इसमें, बट हम बताते टाइम प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे. सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस चैप्टर? ठीक है, ये चैप्टर हमें सिलेबस में क्यों है? सो अच्छा, आई नीड टू शेयर माई स्क्रीन, बट एक सेकेंड, मुझे ये बताना पड़ेगा होस्ट को. Just a minute. So, see, what is going to happen now? For example, if it happens कि मैंने एक पार्टनरशिप फर्म थी, XYN कंपनी. इसमें हम लोग कब से पार्टनर थे, बट हमें पता चला कि अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो इट विल लीड टू वेरियस बेनिफिट्स लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कंपनी खुद अपनी मीटिंग्स के थ्रू कर सकती है. डायरेक्टर एंड ओनर अपना डिसीजन, या प्रमोटर्स यू कैन से, अपना डिसीजन विथ शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ये सब चीजें कंसिडर करके लेंगे. तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, अगर एक XY कंपनी है, दिस इज योर पार्टनरशिप फर्म, इसको हमें कन्वर्ट करके XY लिमिटेड बनाना है. ठीक है, सो हमने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया. यू कैन से XY कंपनी थी और इनको फर्म बेचना है, दैट इज बिजनेस सेल ऑफ करना है. तो जरूरी नहीं है कि XY में जो पार्टनर्स थे वो अब डायरेक्टर्स बनेंगे, या फर्स्ट में जहां पे हमने कन्वर्जन किया, यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले पार्टनर्स थे अब वो शेयर होल्डर बन जाएंगे. यहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं और किसी कंपनी को दे रहे हैं. यहाँ हम बोल रहे हैं कि आप कंपनी बना लो, हमारा बिजनेस खरीद लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बदले में हमें परचेस कंसिडरेशन चाहिए. सो अब कंपनी का नाम चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे नाम हो रहा है.
सो इट इज वेरी इजी टू से कि हमें कंपनी कन्वर्ट करनी है, या हमें बिजनेस सेल ऑफ करना और कंपनी के हाथ में देना है। बट जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो इट लीगली टेक्स टाइम टू कंप्लीट द प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड किया कि ये 31 मार्च है ना, यहाँ तक 31 मार्च 2019 तक का जो भी बिजनेस है पार्टनरशिप फॉर्म में है, उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से हमने अपना बिजनेस सेल कर देना है और नई कंपनी जो रहेगी वो बिजनेस करेगी। सो हमने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 को हमने सेल कर दिया और इसके बाद का जो भी ट्रांजैक्शन है ये सारा कंपनी अपना नहीं है, ठीक है। अब कंपनी जो खरीद रहे थे, लाइक मैंने अगर अपना बिजनेस बेचा तो जो कंपनी खरीदने वाली थी उसने सोचा ठीक है तब तक हम लोग इनकॉर्पोरेशन कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन मतलब हम कंपनी बना लेते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कुछ पीरियड लग गया। सो मैंने 1 अप्रैल को ही सोचा था कि अपनी कंपनी बन जाए। बट कंपनी बनने में फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नेम अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, फिर तुम लोग कंपनी से अप्रूवल या शेयर होल्डर्स एंड ऑल जो फर्स्ट डायरेक्टर्स रहते हैं इनका सब कंफर्म होने के बाद, प्रोस्पेक्टस एंड ऑल बनने के बाद, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये सब होने के बाद तुम इनकॉर्पोरेट करते हो। तो यू नीड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल टू कंप्लीट द इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर। तो समझो इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट होने में भले ही मैंने सोचा था कि 1 अप्रैल को अपना काम हो जाएगा तो हम कंपनी बन जाएंगे, बट एक्चुअल में कंपनी फॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिला। समझो फॉर एग्जांपल वी रिसीव्ड इट ऑन 30th जून 2019। सो मैंने बिजनेस कब खरीद लिया? 1 अप्रैल को। बट एज अ कंपनी मैं कब फॉर्म हो रही हूँ? 30th जून को। अब 30th जून के बाद जो भी होगा वो मेरे नाम पे ही होगा बिकॉज मैं इनकॉर्पोरेट हो चुकी हूँ। सो एज नाउ आई एम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इसके बाद जो भी होगा वो कंपनी के नाम पे ही होगा। सारा बिजनेस कंपनी अपने नाम पे कर सकती है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी चीजें होंगी वो कंपनी की खुद की होगी बिकॉज इस दिन के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सो हम लोग फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड अपना 31 मार्च रहेगा, 31 मार्च 20। तो ये जो पीरियड है ये कंपनी का रहेगा। अब ये पीरियड किसका है? कंफ्यूज्ड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने तो इस दिन पे ही बेच दिया था, तो इसके बाद तो पार्टनरशिप फर्म का है नहीं, बिजनेस कंपनी का ही है। पर कंपनी तो एग्जिस्टेंस में आई कब? जब इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो ये जो 3 महीने पहले चल रहा था, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में जो बिजनेस चल रहा था उसमें जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो किसका? कंपनी का। पर कंपनी बनने से पहले वाला है, तो बुक्स मेरे थे ही नहीं क्योंकि मैं इनकॉर्पोरेशन हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे ही नहीं। एज अ कंपनी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो थे ही नहीं। 30 जून के बाद मेरे पास सब लिखा पड़ा रहेगा। उसके पहले के 3 महीने का जो भी अकाउंटिंग होगा वो कंपनी के नाम पे नहीं होगा। तो कैन आई से दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू प्रॉफिट। मैं इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो भी मैं बिजनेस कर रही हूँ मेरे नाम पे हो रहा है, तो एज अ कंपनी मैंने अर्न किया हुआ प्रॉफिट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज रेवेन्यू प्रॉफिट। बट इनकॉर्पोरेशन के पहले जो प्रॉफिट होता है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। एम आई क्लियर विद दिस? ये समझा है आपको? यस मैम। ओके। सो अगर हम कंपनी फॉर्म करने से पहले जो प्रॉफिट आ चुका है उसको हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बोलेंगे। दैट मीन्स इट इज नॉट अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये हम लोग डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब इसके लिए भी हमें लॉ का रूल है कि कुछ फ्री प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व्स रहते हैं जो हम लोग डिविडेंड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो कैपिटल नेचर के रहते हैं उससे हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। ये हम जैसे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे आपको पता चलेगा, बट बैकग्राउंड के लिए बता देती हूँ कि कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट होते हैं वो हम लोग डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। बट रेवेन्यू नेचर के जो प्रॉफिट होते हैं वो हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट समझ के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड करके दे सकते हैं। नाउ मुझे ये तो पता चला कि जिस दिन हम लोग इनकॉर्पोरेट हुए उसके बाद वाला प्रॉफिट अपना नॉर्मल प्रॉफिट है
और उसके पहले वाला प्रॉफिट अपना कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। पर ये प्रॉफिट हम लोग बनाए कैसे, मतलब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना प्रॉफिट अपना प्री इनकॉर्पोरेशन है और कितना प्रॉफिट हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, राइट? तो समझो सिचुएशन है कि अगर तुमने, जैसे हमने ऊपर देखा कि 1 अप्रैल को तुमने बिजनेस टेक ओवर किया, 30 जून को हमारा जो बिजनेस है वो इनकॉर्पोरेट होने के वजह से 30 जून बाद जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होने वाला है वो कंपनी का है अप टू 31 मार्च। ये भी कंपनी का ही है बट इनकॉर्पोरेशन के पहले का है। सो अब हम कैसे डिवाइड करें कि यहां से पहले तक का प्रॉफिट प्री है और यहां से बाद का प्रॉफिट पोस्ट है, तो कैसे डिवाइड करें? क्योंकि मैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूँ वो ईयर एंड पे बनाती हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो पूरे साल का बनने के बाद मैं कैसे डिवाइड करूँ ना कि प्री में कितना और पोस्ट में कितना है। ठीक है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप क्या काम करो कि जिस दिन आपकी कंपनी बन गई ना, इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, उस दिन तक का ट्रायल बैलेंस एंड ऑल बना लो, मतलब तब तक का प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिल जाएगा। सो उसके बाद वाला जो रहेगा 1 जुलाई से जो भी रहेगा वो कंपनी के नाम का रेवेन्यू नेचर का बन जाएगा। एक ये ऑप्शन है कि जिस दिन आप इनकॉर्पोरेट होते हो उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट लॉस है तब तक का प्रॉफिट लॉस आप बना लो, पहले ही बुक्स क्लोज करो और 1 जुलाई से नई बुक्स बनाओ जहां पे कंपनी के खुद के रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी एक्टिविटीज। या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा आपका वो पूरा अकाउंट बनाओ और इसको आप डिवाइड करो प्री और पोस्ट में। इसमें से कितना पार्ट प्री में जाएगा और कितना पार्ट पोस्ट में जाएगा वो ईयर एंड के टाइम पे आप डिवाइड कर लेना जब आप पूरे साल का बनाओगे। सो अगर आपको ऑप्शन दिया कि आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे कि सेकंड, मतलब आप 30 जून तक के बुक्स बना के क्लोज कर दो, तब तक का प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, 1 तारीख से नया स्टार्ट हो जाएगा और 1 तारीख 1 जुलाई से जो नया स्टार्ट होगा वो तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रहेगा। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब आपका रेवेन्यू नॉर्मल जो अपना प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके जैसे रहेगा। सो यू हैव बीन गिवन ऑप्शन कि फर्स्ट वाला करना है जहां पे आप बीच में साल के बीच में जब इनकॉर्पोरेशन हो गया तब बुक्स क्लोज करोगे, उसके जिस दिन से हम नया बिजनेस अपने नाम पे स्टार्ट कर रहे हैं वहां से हम लोग वापस नई बुक्स ओपन करेंगे और न्यू ईयर के या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। या तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि पूरे साल का बनाओ और उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करो। तुमको क्या लगता है तुम कौन सा प्रेफर करोगे? First one. Okay. What is the benefit of doing first one? अगर हम फर्स्ट वन सिलेक्ट भी करते कि चलो हम बुक्स क्लोज कर देंगे और फिर नेक्स्ट डे से नई बुक स्टार्ट करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ। हाँ देखो, मैंने ना सेल और रिटर्न पे गुड्स भेजे थे किसी को 25 जून को। आप बोल रहे हो 30 जून को हमने बुक्स क्लोज कर लेने, 30 जून तक तो कुछ अप्रूवल आया नहीं, अब क्या करूं? सेल लू कि नहीं लू, प्री में लू पोस्ट में लू? कंफ्यूज हूं मैं। ओके ठीक है, आप बोल रहे हो कि 30 जून तक आप क्लोज कर दो, मतलब मैंने सारे नॉमिनल अकाउंट्स, मतलब डेप्रिसिएशन 3 महीने का, रेंट 3 महीने का, सैलरी 3 महीने की, टेलीफोन 3 महीने का, मतलब हर टाइप का इनकम एंड एक्सपेंसेस ओनली फॉर 3 मंथ्स मुझे चेक करना पड़ेगा, जो मैं नॉर्मल ईयर एंड पे भी कर सकती हूँ। So closing, preparing trial balance and closing books and finding your profit figure for 3 months is practically not easy task. अगर easy रहता तो हम
हर महीने बैलेंस शीट, हर महीने पीएनएल नहीं बनाते। इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप सारी चीजें फाइनलाइज कर लो 3 महीने की और 3 महीने का प्रॉफिट लॉस बना के फाइनल कर दो। इट्स इजी टू से, बट प्रैक्टिकली जब हम करने जाएंगे तो 3 महीने के बुक्स क्लोज करने इज नॉट सिंपल। एंड दैट्स वाई प्रैक्टिकली जो मेथड फॉलो होती है वो है सेकेंड मेथड, जहां पे हम पीएनएल जैसे नॉर्मल पूरे साल का बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे पूरे साल का बनाएंगे, पर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्री का और एक पोस्ट का। सो एम आई क्लियर कि हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड पार्ट, कि हम पूरे साल का तो बना रहे हैं, पर पूरे साल में जितने भी इनकम एक्सपेंस आपके आ रहे हैं उसको प्री पोस्ट में डिवाइड करना है हमें। जो प्री वाला रहेगा वो एक कॉलम अलग रहेगा, पोस्ट वाला कॉलम अलग रहेगा। प्री का इनकम माइनस प्री का एक्सपेंस विल गिव यू प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विच इज कैपिटल इन नेचर। पोस्ट का इनकम एंड पोस्ट का एक्सपेंस, इनका जो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी रेवेन्यू इन नेचर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड पार्ट इन दिस चैप्टर। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो अब देखो, हाँ हमने, अच्छा एक लॉजिक देखो, अगर तुम्हें यहाँ से क्लियर हुआ है कि ये सिचुएशन तुम्हारी एक ही बार होगी, जब तुम नई कंपनी बना रहे हो और बनने में टाइम लग रहा है, तब तक बिजनेस चालू हो चुका है ऑलरेडी, तभी होने वाला है। एक बार कंपनी बन गई उसके बाद तो कंपनी के नाम पे ही रहेगा ना जो कुछ भी बिजनेस रहेगा, तो उसके बाद कभी तुम्हें प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन करने की जरूरत नहीं आएगी। कैपिटल नेचर का रहेगा, रेवेन्यू नेचर का रहेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। So this is only once upon a time when company is getting incorporated, but the legal formalities are taking time and it has already started its business. So till the time it's get incorporated, जो भी आपका पीरियड है, बिजनेस स्टार्ट तो हो गया है बट इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट होने तक का जो पीरियड है उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं, और उसी के लिए स्पेसिफिकली हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैसे बाइफिकेट करना है? 1 जुलाई लाइक 30 जून को आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, 30 जून तक का आपका हो गया। सो उसके बाद जो भी होने वाला है दैट इज ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ना, उसके बाद जो भी होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये ईयर था 1920, 2021 में आपको बाइफिकेट करने की जरूरत नहीं कितना प्री और पोस्ट है, वो तो हमेशा पोस्ट ही रहेगा, बराबर? यस मैम। ओके, सो नाउ सी, जैसे मुझे कोई चीज है और उसको प्री और पोस्ट में बाइफिकेट करनी है, मतलब प्री में कितना दूं, पोस्ट में कितना दूं, कोई भी इनकम एक्सपेंस में से, तो हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे? जैसे हमने पार्टनरशिप पढ़ा था और हमारे पास प्रॉफिट आता, तो हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे? समझो मेरा 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है और अगर रेशो नहीं दिया तो हम इक्वली 50,000 दो पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर रेशो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो हम, फॉर एग्जांपल रेशो इज 3:1, तो हम लोग 75,000 एंड 25,000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर? तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक फिगर रहेगी और उस फिगर को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पार्ट प्री में जाएगा और कितना पार्ट पोस्ट में जाएगा। तो मेरे पास कोई रेशो चाहिए ना, उस रेशो के बेसिस पे मैं उसको बाइफिकेट करूंगी। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस लिखते हैं तो उसको हम बाइफिकेट करते हैं प्री और पोस्ट। तो बाइफिकेट करने के लिए बेस क्या है? तो वी हैव रेशो एज बेस। तो मतलब हमें यहाँ पे रेशोस पढ़ने हैं क्या? हमें सिर्फ 2 टाइप के रेशो पढ़ने हैं, और उसका लॉजिक क्या है, क्यों सिर्फ 2 टाइप के, और वो ही 2 टाइप के क्यों रेशोस पढ़ने हैं ये भी हम देखेंगे। सी, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करती हूँ। मैंने 1 अप्रैल को जब बिजनेस टेक ओवर कर लिया और अपना बिजनेस समझ के उसको स्टार्ट कर दिया, तब से मैं प्रीमाइसेस का रेंट पे कर रही हूँ, एंड रेंट है समझो 5,000 पर मंथ। मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट, एज वी हैव डिस्कस्ड, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई? 30 जून को। अब मुझे बताओ 5,000 पर मंथ, मैं पार्टनरशिप फर्म थी,
तब भी मैं शायद 5,000 ही दे रही हूँ। मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हूं तब भी मैं 5,000 पर मंथ ही दे रही हूँ, और मैं कंपनी बनने के बाद ही 5,000 पर मंथ ही रेंट दे रही हूँ। सो मतलब मैंने अपना लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन का स्टेटस चेंज किया, तो रेंट थोड़ी चेंज हुआ, रेंट तो उतना ही रहा। मतलब कहना से इट इज फिक्स्ड इन नेचर। अगर आप बिजनेस एक आध महीने के लिए रुका भी देते हो तो भी रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना तुम्हें, रेंट से तो छुटकारा नहीं मिलेगा। सुनाओ किसी ने बोला कि चलो बताओ, अगर 5,000 पर मंथ रेंट आप पे करते हो तो ईयर एंड में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो रेंट कितना रहेगा? सो ऑब्वियसली 12 महीने का रेंट रहेगा। सो कहने से रेंट विल बी 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का 60,000 हो जाएगा। अब बताओ इसमें से प्री कितना रहेगा और पोस्ट कितना रहेगा, बिकॉज हमें हर इनकम एक्सपेंस जो भी रहेगा उसको प्री पोस्ट में बाइफिकेट करना है। तो फिर हमें देखना है कि प्री में कितना रहेगा और पोस्ट में कितना रहेगा। तो कैसे बाइफिकेट करें? अगर मैं 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ऑलरेडी मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, 30 जून को मेरा इनकॉर्पोरेशन हो गया और 31 मार्च को मेरा ईयर एंड हो रहा है, तो ये कहने से ये टोटल पीरियड जो है ये 12 महीने का है। उसमें से प्री का पीरियड कितना है? 3 मंथ्स एंड पोस्ट का पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। एम आई क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. इसका मतलब मुझे प्री में 5,000 पर मंथ के हिसाब से सिर्फ 3 महीने का लगेगा एंड पोस्ट में 5,000 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ्स का लगेगा, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे 15,000 लग रहा है और यहाँ पे मुझे 45,000 लग रहा है। तो मैंने 60,000 को प्री और पोस्ट में डिवाइड किया। कैसे? जितना टाइम प्री में आता है उतना आपने प्री में दिया, जितना टाइम पोस्ट में आता है उतना आपने रेंट पोस्ट में दिया। इन शॉर्ट आपने कौन से रेशो में डिवाइड किया? यहाँ पे 3 मंथ्स वाले रेशो में एंड यहाँ पे 9 मंथ्स। तो कहने से यहाँ पे 3 महीने थे और 9 मंथ्स यहाँ पे थे, तो उस रेशो में आपने बाइफिकेट किया, दैट इज 3:9, वी कैन से 1:3। सो आपने 1:3 रेशो में बाइफिकेट किया। ये क्लियर हुआ आपको? यस मैम। Yes, Okay. ma'am. तो जब आप कितना पूरे साल को जो आपका 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा उसमें से कितना पार्ट प्री पीरियड है और कितना पार्ट पोस्ट पीरियड है, इसके बेसिस पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और बाइफिकेशन कर रहे हो तो उसको हम टाइम रेशो बोलते हैं। दैट इज यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन टाइम बेसिस। कितना प्री का टाइम है और कितना पोस्ट का टाइम है? 3 महीने का टाइम प्री का है, 9 मंथ्स का टाइम पोस्ट का है, इसलिए हमने 3:9 रेशो में बाइफिकेट किया, दैट इज 1:3 रेशो में बाइफिकेट किया। ठीक है? अब we'll take another example. For example, हमने ना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। अब एडवर्टाइजमेंट कहने से किससे रिलेटेड होता है? सेल से रिलेटेड, राइट ना? Yes, Yes. ma'am. मतलब जनरली हम क्या करते हैं, हमें सेल बढ़ाना है तो हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ाते हैं, या जनरली हमारा सेल ज्यादा तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, सेल कम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा भी कम। ठीक है? सो अब एडवर्टाइजमेंट इज नॉट फिक्स्ड इन नेचर कि हर महीने तुम्हें 5,000 एडवर्टाइजमेंट करना है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, मैं रैंडमली एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस करती हूँ, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल वो पैम्पलेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एडवर्टाइजमेंट आप सोशल मीडिया पे डालते हो, तो ऐसे नहीं है ना कि हर महीने मैं वो डालने वाली हूँ। सो इट इज नॉट बेसिकली रिलेटेड विथ योर व्हाट वी कैन से टाइम पीरियड। एग्जांपल देखो, हाँ, मेरा क्लोथिंग एक्सेसरीज एंड ऑल का बिजनेस है समझो, तो मुझे पता है कि जब दिवाली का सीजन आएगा, क्रिसमस, ईयर एंड, ये वाला जो सीजन रहेगा तब ज्यादा सेल होता है, बाकी पीरियड में थोड़ा कम सेल होता है। तो मैं क्या करूंगी, जब ज्यादा सेल होने वाला है तभी मैं पहले ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करके रखूंगी ताकि लोगों को पता चले कि मेरा बिजनेस है और फिर वो उस टाइम पे मेरे पास आए।
मतलब मेरा सेल जो भी सेल्स रहेगा वो सीजन वाइज चेंज होगा। ऐसे बहुत कम बिजनेसेस है जो पूरे साल चलते रहते, खाना पीना एंड ऑल ऐसे रिलेटेड बिजनेस छोड़ के काफी कम बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो पूरे साल चलते रहते हैं नॉर्मल, पूरे साल उतना ही डिमांड। बहुत सारे बिजनेस सीजनल बेसिस पे होते हैं, दैट मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा तुम्हें, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, वापस बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा, मतलब सीजन के हिसाब से तुम्हारे बिजनेस चलेगा, बराबर। तो तुम लॉजिकली तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कब करोगे, जब तुम्हारा सीजन आसपास रहेगा, बराबर। यस मैम। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मैं टाइम बेसिस पे पहले के 3 महीने और बाद में 9 मंथ्स ऐसे बाइफरकेट करूं तो गलत रहेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मैं ईयर के टाइम के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, मैं जिस टाइम पे मेरा सेल होने वाला है उसी टाइम के हिसाब से कर रही हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता फिर टाइम जो हमने ऊपर देखा था रेंट के लिए वो गलत हो जाएगा? यहाँ पे मैं टाइम रेशो पे अगर मैं अपना एडवर्टाइजमेंट बाइफरकेट करूंगी तो गलत होगा। तो अब हम क्या करें फिर, हम सेल के बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट बाइफरकेट करेंगे। सो यहाँ पे ऊपर तुमने कौन सा रेशो देखा, टाइम रेशो, अब हम कौन सा रेशो देख रहे हैं, सेल रेशो, और यही 2 रेशो है जो हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब सेल रेशो में देखो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन स्टेटेड दैट जब तक कंपनी फॉर्म हो रही थी ना तुम्हारे सेल एवरेज थे, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ और कंपनी का फुल फ्लेज काम स्टार्ट हो गया तब से तुम्हारा सेल डबल हो गया, ठीक है। सो व्हाट दे हैव स्टेटेड दैट ड्यूरिंग 1st April to 30th June you had average monthly sale, and after that it became double of your earlier monthly sale up to 31st March. Am I clear? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम कैसे सोचेंगे कि अपना सेल रेशो कैसे आएगा। देखो मेरे प्री में कितने मंथ्स है, 3 मंथ्स, और उसमें सेल नॉर्मल हो रहा है, सो नॉर्मल सेल्स को मैंने एक्स ले लिया, मतलब प्री में मेरा सेल कितना हुआ, 3x। अब पोस्ट में क्या हुआ, मेरा ऑलरेडी सेल डबल हो गया है, मतलब कहने से जो मल्टीप्लाई करूंगी वो मैं x से नहीं 2x से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि जो नॉर्मल था उसका डबल सेल हो गया था, राइट। एंड पीरियड भी तो 9 मंथ्स का था, मतलब इस पीरियड में मेरा सेल कितना हुआ, 18x, राइट। Yes, ma'am. ये सबको क्लियर है क्या, चेक करो या वापस एक्सप्लेन करूं? यस मैम। Yes, ma'am. Clear है. ओके, सो अब देखो भले ही मेरा पीरियड कैसे था 3 months एंड 9 months, बट एज दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड विद सेल्स मैंने पीरियड के साथ सेल को कंसिडर करना है। तो फिर मैंने क्या किया, जब तक मैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में थी तब तक का सेल कितना है, और जब से मैंने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट किया तब का सेल कितना है, उसमें बाइफरकेट करना। सो नाउ फर्स्ट 3 months आई हैड एवरेज सेल वाज x, so 3 months into x it gave me 3x। उसके बाद के जो 9 months है उसमें मेरा सेल डबल हो गया, तो दैट मीन्स जो मेरा नॉर्मल x था वो 2x बन गया, और 9 months into डबल सेल दैट मीन्स इट बिकेम 18x। तो मेरा रेशो क्या हो गया, 3:18, दैट इज कैन आई से 1:6। सो मेरा टाइम रेशो क्या था, 1:3, मेरा सेल रेशो क्या है, 1:6। अब फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है तुम्हारा 70,000। सो हम इसको बाइफरकेट करेंगे प्री और पोस्ट में, कौन से रेशो में, सेल के रेशो में, दैट इज 1:6 रेशो में बाइफरकेट करना है। मतलब कहना से 70,000 इंटू 1/7 यहाँ पे आएगा, एंड 70,000 इंटू 6/7 यहाँ पे आएगा, so that means 10,000 will be here and 60,000 will be here। क्लियर है क्या, देखो। Yes, ma'am. यस मैम। सो हमारे पास
इस चैप्टर में दो मेन रेशो है, एक टाइम रेशो और एक सेल रेशो, और कभी कभी हमें एडजस्टमेंट में कंबाइन करके दोनों चीजें कवर करनी पड़ती है, पर वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। बट मेनली हमें हर सम में दो रेशो निकालने हैं, जिसके बिना सम ही सॉल्व नहीं हो सकता, एक टाइम रेशो और एक सेल रेशो। दिमाग कहाँ लगाना पता है कि कौन से एक्सपेंस के लिए हम टाइम रेशो लेंगे और कौन से एक्सपेंस के लिए हम लोग सेल रेशो लेंगे, वहां पे हमें ज्यादा सोचना है। बाकी एवरीथिंग इज लाइक मियर कैलकुलेशन बेसिस, कितना पीरियड प्री में आएगा कितना पोस्ट में आएगा उसका रेशो, या कितना प्री का सेल्स और कितना पोस्ट का सेल्स है उसका रेशो। बट कौन से एक्सपेंस के लिए टाइम रेशो लगेगा और कौन से एक्सपेंस के लिए सेल रेशो लगेगा, या कौन से एक्सपेंस के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा, ये हमें सोचना है। सो शैल आई मूव अहेड? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, अब नॉर्मली देखो, यहां पे अगर हम नॉर्मली देखें तो चार टाइप के एक्सपेंस में हम चीजें बाइफरकेट करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब ये एक्सपेंस होने ही है, तुम्हारा सेल हो ना हो, तुम्हारा बिजनेस चलो ना चलो, ये एक्सपेंस होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देखा, रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा कंपलसरी, और आपका सेल ज्यादा है इसलिए रेंट ज्यादा, ऐसे नहीं होता है। आपका सेल कम है इसलिए रेंट कम, ऐसे नहीं होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर, so that will be your fixed expense. These type of expense will be on time basis, ये हमेशा टाइम बेसिस पे रहेंगे, मतलब टाइम रेशो आप इसके लिए यूज करोगे। जैसे रेंट है, यू कैन से प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस एडमिन के जो भी खर्चे होंगे ये सारे यहाँ पे आएंगे। डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन तो लेना है कंपलसरी। सो दीज विल बी कवर्ड अंडर टाइम बेसिस, इनका खर्चा आपको कंपलसरी करना ही है। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम उसके साथ आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो दिस विल बी योर स्पेसिफिकली टाइम बेसिस। पता है ना होने वाला है तो ठीक है, कितना टाइम, आप पूरे साल का इतना खर्चा है, उसमें से कितना टाइम प्री का है उसको प्री दे दो, कितना टाइम पोस्ट का उसका पोस्ट में दे दो। मतलब हमने किसके बेसिस पे किया? टाइम बेसिस पे किया। क्लियर हो रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अब वेरिएबल एक्सपेंस देखो, वेरिएबल एक्सपेंस कैसे, जो सेल के हिसाब से तुम्हारे चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, एडवर्टाइजमेंट हम सेल के हिसाब से चेंज करेंगे। आपके जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे रहेंगे ना, वो सारे यहाँ पे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड, जो अपने ट्रैवल और एजेंट्स रहते हैं उनका, मतलब जो सेलिंग वाले एजेंट्स रहते हैं वो यहाँ से वहां घूमते हैं ताकि अपना मार्केटिंग ज्यादा करे, तो उनका जो भी कमीशन रहेगा, उनका जो ट्रैवलिंग का खर्चा रहेगा, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग जो सेलिंग वाले लोग हैं उनका जो खर्चा रहेगा वो सारा वेरिएबल नेचर, क्योंकि वो सेल से रिलेटेड खर्चा है तो फिर वो सेलिंग में ही आना चाहिए। तो इनके लिए हम सेल्स रेशियो यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज बैड डेट्स, बैड डेट्स किसके लिए अच्छा बैड डेट्स होते क्या है? किसी को आप क्रेडिट पे सेल करते हो पर सामने वाला बंदा ड्यू डेट पे नहीं देता, और शायद अब वो देगा भी नहीं, शायद मतलब पक्का नहीं देगा, शायद तो आरडीडी हो गया, पक्का वो पैसे नहीं मिलने वाले, तो दैट इज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्यों है? क्योंकि तुमने क्रेडिट पे सेल किया, मतलब जितना आप क्रेडिट पे ज्यादा सेल करोगे उतना बैड डेट का चांस भी ज्यादा है। तो ऐसे नहीं कि बैड डेट मेरे फिक्स्ड है, हर महीने 1,000 रुपए का मेरा बैड डेट होने वाला है, ऐसे नहीं होता ना। दैट डिपेंड्स, कभी कभार हो जाता है, वो भी क्रेडिट सेल के प्रोपोर्शन में ही आप सोच सकते हो कि जितना आप सेल ज्यादा करोगे क्रेडिट पे वहां पे चांसेस बैड डेट्स के बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स ये भी सेल से रिलेटेड होना चाहिए। फिर अगर आप आपके एजेंट्स को कमीशन देते हो
जितना आप ज्यादा सेल करोगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, तो वो यहाँ पे आएगा। अगर मैं सैलरी देती हूँ ना तो वो यहाँ आएगा, क्योंकि सैलरी मुझे कंपलसरी देनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को या जो मार्केटिंग वाला स्टाफ है उनको बता के रखा है कि आप अगर मेरे पास ज्वाइन होते हो तो मैं तुम्हें 10,000 पर मंथ की सैलरी दूंगी, प्लस यू विल गेट इंसेंटिव। आप जितना एक्स्ट्रा या जितना ज्यादा सेल करोगे उसका 1% मैं आपको कमीशन दूंगी। सो सैलरी इज फिक्स्ड, मुझे हर महीना देना ही है। बट ये जो कमीशन वाला पार्ट है वो सेल के हिसाब से चेंज होगा, मतलब सेल के रेशो में मुझे देना पड़ेगा। इफ द पर्सन इज सेलिंग मोर ही विल गेट मोर कमीशन, if he is selling less he will get less commission. So जो commission वाला part है that is percentage on sales, that's why it is related with your sell ratio. और जो compulsory salary देनी पड़ती है, तो sell हो ना हो मुझे salary तो देनी है ना, तो that will be covered under time ratio. Clear हो रहा है? Yes, ma'am. Okay. Now moving towards some of the expenses which are specifically related to pre-incorporation. मतलब ये इनकॉर्पोरेशन के पहले के ही खर्चे हैं, इनकॉर्पोरेशन के बाद आ ही नहीं सकते, तो उसको आपको प्री और पोस्ट में बाइफिकेट करना ही नहीं है, डायरेक्टली जाके प्री में लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो प्रोप्राइटर पार्टनरशिप इन लोगों में या इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको दिखता है तो दैट विल बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके कंसेप्ट ही नहीं होता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट हम किसी को भी नहीं देते। हम और जितना भी आप कैपिटल लगाते हो अगर हमें देना है तो हम आपको डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कुछ नहीं देंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखता है मतलब ये कंपनी से रिलेटेड नहीं है, आपको समझ गया, मतलब ये प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगा, राइट। अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन मतलब मेरे यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है उन वो लोग जो काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें उनको रेम्यूनरेशन देना पड़ता है। अब ये डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कब आएगा? जब कंपनी रहेगी, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले थोड़ी मैं डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन दे सकती हूँ ना, कंपनी एज एग्जिस्टेंस में आती है तभी तो डायरेक्टर का काम एंड ऑल ये सब काउंट होगा। तो डायरेक्टर्स कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही होते हैं, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में नहीं होते। तो डायरेक्टर्स को जो हम रेम्यूनरेशन देंगे वो कहाँ आएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब उसको प्री और पोस्ट में बाइफिकेट करने की जरूरत नहीं है, वो स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही आएगा। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी सम ऑफ द एग्जाम्पल जो स्पेसिफिकली पोस्ट में ही आएंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन लिया, वैसे ही ये भी हो सकता है कि अंडरराइटिंग कमीशन, preliminary expense, you can say discount on issue of debentures, डिबेंचर का इंटरेस्ट, ये सारी चीजें पोस्ट में आएंगी। अब तुम्हें इसमें से बहुत सारी चीजें पता नहीं होंगी तो मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ फटाक से। व्हाट इज अंडरराइटिंग कमीशन? जब मैं शेयर्स डिबेंचर्स इश्यू करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं कि सब लाइक पब्लिक विल सब्सक्राइब फॉर इट और नॉट, और सारे होंगे कि नहीं, सब्सक्रिप्शन सबका मिलेगा कि नहीं। तो मैं अंडरराइटर्स के साथ अग्रीमेंट कर लेती हूँ कि सब्सक्रिप्शन के लिए आप आ जाना, अगर पब्लिक पूरा प्रोवाइड नहीं कर रही है, पब्लिक पूरा नहीं लेती है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। फिर अंडरराइटर बोलेंगे कि अगर हमने आपके शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे तो हमें क्या मिलेगा? सो हम उनको बोलते हैं हम आपको कमीशन देंगे।
सो अंडरराइटिंग कमीशन इज रिलेटेड विद इशू ऑफ योर, इसलिए हम लोग अंडरराइटर्स के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर पब्लिक ने नहीं लिया तो आप ले लेना। क्लियर? अब इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना, ये कंपनी का ही काम है ना, कंपनी से पहले तो नहीं हो सकता ये सब। मतलब अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही आना चाहिए, प्री इनकॉर्पोरेशन आ ही नहीं सकता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो खर्चे लगते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो ये खर्चे कंपनी फॉर्म होने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने लीगल एक्सपेंस पे किए, फॉर्मेशन के लिए कुछ एक्सपेंस पे किए, आपने फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल जो बनाए, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स बनाए उसके लिए कुछ खर्चे हुए हैं तुम्हारे। तो कंपनी अब तक बनी नहीं है, पर बनने से पहले ये खर्चे हो गए। तो अब ये खर्चे हम कब लिखेंगे अपने बुक्स में? जब कंपनी फॉर्म होगी। तो these expenses are specifically related with company. That's why these will be recorded in post incorporation, क्योंकि ये कंपनी के पहले वाले जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड नहीं है। ये स्पेसिफिकली तुम्हारे कंपनी से रिलेटेड खर्चे हैं। तो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। नाउ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर देते टाइम अगर आपने डिस्काउंट दिया तो वो जो भी आपका एक्सपेंस, लॉस यू कैन से, वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही होगा, क्योंकि डिबेंचर कहाँ पे आते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कंपनी के इसमें डिबेंचर्स आते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा नुकसान होगा वो भी आपका कंपनी से रिलेटेड ही आना चाहिए, मतलब पोस्ट में आना चाहिए, प्री में नहीं जाना चाहिए। डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट दिया तो डिबेंचर आए ही पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो जो इंटरेस्ट रहेगा वो भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही रहेगा। Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Now, moving towards last part. कि जब हम एक्सपेंस बाइफरगेट करेंगे तो हमने देखा कि कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस रहते हैं जो हम लोग टाइम बेसिस पे करते हैं, कुछ वेरिएबल एक्सपेंस रहते हैं जो हम लोग सेल रेशो पे करते हैं, कुछ स्पेसिफिकली प्री में जाते हैं, कुछ स्पेसिफिकली पोस्ट में जाते हैं। अब 2-3 चीजें ऐसी है जहां पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है। फर्स्ट, ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस किससे रिलेटेड है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे वो प्री में लिखना है, पोस्ट में लिखना है, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है? देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑडिट। एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जो कंपनीज एक्ट के अंदर बोला है कि हर कंपनी को हर साल ऑडिट कंपलसरी करवा के लेना है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो जो भी ऑडिट फीस होंगी वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही जाएगी। क्योंकि ऑडिट क्यों किया है? क्योंकि ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनीज एक्ट ने बोला है हर कंपनी ने ऑडिट करना चाहिए, इसलिए कंपनी से रिलेटेड है, इसलिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। और यही अगर टैक्स ऑडिट फीस है, अब इनकम टैक्स एक्ट भी बोलता है कि अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर आपका टर्नओवर चला जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इनकम टैक्स की जो ऑडिट फीस है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है। और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? अगर टर्नओवर इस लिमिट से ऊपर है तो आपको ऑडिट करना है। मतलब आपने टर्नओवर के बेसिस पे इनकम टैक्स ऑडिट करवाया, दैट मीन्स ये जो रहेगा वो सेल्स रेशो पे रहेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लेना है या सेल्स रेशो पे लेना है? क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। सब इन शॉर्ट जब वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे ना कि दिस इज स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, तो आपको वो पोस्ट में लेनी, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस दैट मीन्स इट इज कंपनी ऑडिट फीस। कहीं ना कहीं आपको लिखा है कि कंपनी ऑडिट फीस है, तो फिर आपने ये पोस्ट में ली। और जहां पे आपको टैक्स ऑडिट फीस बोला होगा, जहां पे टैक्स ऑडिट फीस ऐसे मेंशन किया है, तो हम जनरली मतलब टैक्स ऑडिट को हम सेल रेशो में ही लेंगे। सो टैक्स ऑडिट फीस विल बी कवर्ड इन सेल्स रेशो। डाउट तब आएगा जब कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ऑडिट फीस लिखा है।
और कुछ भी नहीं लिखा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि टैक्स ऑडिट है, फिर हम कैसे बाइफरकेट करें उसको? सिर्फ कंपनी के लिए दे कि सेल रेशो में बाइफरकेट करें? जनरली कंपनी का टर्नओवर का कुछ हिंट मिला तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल लिमिट है उससे ज्यादा टर्नओवर है तो आप टर्नओवर बेसिस पे करो, एंड सेफर साइड एक नोट डाल दो, as it has nothing been specified about audit fees, whether they are related to companies audit like statutory audit or tax audit. We have considered it to be tax audit or we have considered it to be statutory audit. तो आप जो भी मेंशन करोगे वो आप स्पेसिफिकली नोट में, अगर जो भी आपको सॉल्व करना है वो स्पेसिफिकली नोट में मेंशन कर देना एंड अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करना, तो दे विल कंसिडर। मोस्टली आपको दिया ही रहेगा कि ये कंपनी से रिलेटेड है या टैक्स से रिलेटेड है, ये स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा। अगर कभी कभार ऐसे आ जाता है कि इट वाज नॉट मेंशन, whatever you assume you have to give by way of note, and generally इनकम टैक्स ऑडिट कंपनीज को लगता ही है क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए तो वो पार्टनरशिप से कंपनी में जाते हैं ताकि एक्सपांशन हो। तो आपको कहीं अगर टर्नओवर की हिंट मिल जाती है कि टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर दिस, पर नोट डालना मत भूलना कि हमने ऐसे अज्यूम किया है। ये क्लियर हुआ? सो मैम फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा है उसको देंगे हम ऑडिट को? स्पेसिफिकली मेंशन है तो जो है अकॉर्डिंगली हमें जाना है, अगर मेंशन नहीं है तो हम इसको देंगे कंपनीज ऑडिट, इनकम टैक्स टर्नओवर। ओके ठीक है, बिकॉज हाँ। जनरली मैं तभी सोचती हूँ कि मुझे कंपनी बनना है जब मेरा टर्नओवर और मेरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा बड़ा है ना कि आई एम थिंकिंग कि आई शुड बी फॉर्मुलेट माय कंपनी। तो मैं फॉर्मुलेशन में कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बनाने तभी जाती हूँ जब मेरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है, तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ये मुझे कम लगता है, लाइबिलिटी मुझे लिमिटेड होनी चाहिए, ये मुझे फीलिंग आता है, तभी मैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती हूँ। तो जनरली ऐसे ही होता है कि बड़े टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो कंपनी में जाने का सोचते हैं। फिर भी मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि आप एक बार सम में टर्नओवर का कुछ हिंट होगा तो वो चेक करना कि टर्नओवर कितना है, अकॉर्डिंगली यू कैन स्पेसिफाई कि जितनी भी टर्नओवर की लिमिट है उससे ज्यादा टर्नओवर हो चुका है, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ऑडिट एप्लीकेबल होगा और इसलिए हमने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, हाँ ठीक है मैम। ओके। नाउ एक और चीज है जहां पे हमें सोचना है। मैंने ना 1 अप्रैल को जो अपना बिजनेस चालू किया था, इनकॉर्पोरेशन मेरा 30 जून को हुआ था एंड 31 मार्च तक मेरा पीरियड चल रहा है। मैंने जिनसे बिजनेस खरीदा और 1 अप्रैल से अपना बिजनेस करके स्टार्ट किया, उनको मैंने बोला था कि मैं आपको 10 लाख रुपीज, जो भी परचेस कंसिडरेशन है वो 10 लाख रुपीज है और वो मैं आपको बाय चेक दे दूंगा। ठीक है, सो मैंने इनको बोला कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा या दूंगा, एंड 10 लाख रुपीज जिस दिन से मैं उनको देने वाली हूं वो कब से चालू हो गया? 1 अप्रैल से, क्योंकि मैंने तभी बोला था कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, पर मेरी कंपनी बनी नहीं ना। मेरी कंपनी बनी कब? 30 जून को। तो 30 जून के बाद मैं उनको पेमेंट कर, अब 30 जून के बाद भी समझो बैंक अकाउंट ओपन होने में मुझे टाइम लग गया। सो मैंने उनको एक्चुअल में पेमेंट किया है, समझो द डेट ऑफ पेमेंट इज 1 अगस्त 19। तो अब जिससे मैंने बिजनेस खरीदा था ना वो बोल रहा था तुमने बताया था कि आप 1 अप्रैल को पैसा दोगे, 1 अप्रैल से लेके आपने 1 अगस्त तक का टाइम ले लिया और मुझे अपना अमाउंट नहीं दिया, मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए। मतलब आपने डिलेड पेमेंट किया तो उस पर आपको उतने पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का हमें इंटरेस्ट देना है। समझो 4 महीने का इंटरेस्ट आ गया अपना 40,000 का। So now the interest figure is 40,000 rupees. अब ये इंटरेस्ट मैंने प्री में लेना है कि पोस्ट में लेना है ये सोचना है हमें। तो हम क्या करेंगे,
इंटरेस्ट मैंने कब से कब तक का दिया है, 1 अप्रैल 19 से लेके 4 मंथ्स कब खत्म हो रहे तुम्हारे, 1 अगस्त तक, क्योंकि 1 अगस्त को हमने पे किया। अब इसमें से कितना पीरियड आपका प्री में जाएगा, 30 जून 19 तक का, मतलब कहने से 3 महीने जो है वो प्री में है और 1 महीना जो है वो पोस्ट में है। क्लियर है क्या ये पार्ट? यस मैम। यस मैम। तो 40,000 को हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? अब यहाँ पे हमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देना है ना कि हम टाइम बेसिस पे बाइफरकेट करें, पहले 3 महीने का कितना और बाकी के 9 महीने का कितना। मैंने 9 मंथ्स पूरे कवर करने ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट खत्म, उस दिन के बाद मुझे इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। तो मतलब 1 अगस्त तक मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, पर 1 अगस्त में भी कुछ पार्ट प्री है और कुछ पोस्ट है। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो इंटरेस्ट फिगर है उसको उतने ही स्पेसिफिक पीरियड में बाइफरकेट करके कितना प्री और पोस्ट आ रहा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब इन दिस केस माय प्री पीरियड इज 3 मंथ्स एंड पोस्ट पीरियड इज 1 मंथ। मतलब रेशियो क्या होगा हमारा, मेरा 3:1। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 40,000 में 3/4 पार्ट प्री में रहेगा एंड 40,000 में 1/4 पार्ट पोस्ट में रहेगा। दैट मीन्स 30,000 इंटरेस्ट का फिगर रहेगा वो प्री में जाएगा एंड 10,000 इंटरेस्ट का फिगर पोस्ट में जाएगा। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, सो विल स्टॉप हियर। एक बार सिर्फ समरी देख लेते कि हमने इस चैप्टर में देखा क्या है। जब हम लोग इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो इट टेक टाइम टू कंप्लीट लीगल फॉर्मेलिटीज, बट बाय द टाइम अपना बिजनेस चालू रहता है। सो the profit you have earned till the date of incorporation is of capital nature and profit you have earned after date of incorporation is of revenue nature. So इन दोनों को सेपरेट हमें दिखाना है। तो हम सेपरेट कैसे करते हैं, उसको स्प्लिट करके। स्प्लिट कैसे करेंगे, हम 31 मार्च तक का पूरा पीएनएल बना लेंगे, लास्ट डेट का पीएनएल बनाएंगे और फिर वो लास्ट डे पे हम लोग उसको बाइफरकेट करेंगे कि जितने भी साल भर में इनकम एक्सपेंस हुए उसमें से कितना प्री और कितना पोस्ट है। जो भी आपका प्री नेचर का रहेगा वो एक स्पेसिफिक अलग कॉलम में रहेगा, पोस्ट का अलग कॉलम रहेगा। यू कैन हैव टोटल कॉलम मैच करने के लिए एंड यू विल कम टू नो कि प्री के इनकम एक्सपेंस का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, पोस्ट के इनकम एक्सपेंस का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। और फिर हम लोग उसका आगे का ट्रीटमेंट एंड ऑल सब देखते हैं। अब मेन पार्ट यहाँ पे आता है कि प्री और पोस्ट में बाइफरकेट कैसे करें। तो हमारे पास मेन 2 रेशियोज होते हैं, एक टाइम रेशियो और एक सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपके एक्सपेंस फिक्स नेचर के होते हैं। सेल्स रेशियो हम वहां पे यूज करते हैं जो आपके वेरिएबल नेचर के एक्सपेंस होते हैं। मतलब सेल ज्यादा हो गया, चलो एक्सपेंस भी ज्यादा, सेल कम एक्सपेंस कम, तो वो अकॉर्डिंगली आपका चेंज होने वाला है, तो उसको हम लोग वेरिएबल एक्सपेंस बोलेंगे, वो सेल्स रेशियो पे जाएगा। कुछ एक्सपेंस स्पेसिफिकली आपके प्री से रिलेटेड रहते हैं, मतलब वो कंपनी फॉर्म बनने से पहले वाले, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड कुछ एक्सपेंस स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रहते हैं, मतलब कंपनी बनने के बाद ही ये खर्चे आते हैं, उसके पहले ये खर्चे नहीं होते हैं। तो फिर ये प्री और पोस्ट वाले जो स्पेसिफिक है ना, उनको बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं कि कितना प्री में जाएगा कितना पोस्ट जाएगा, वो स्पेसिफिकली प्री में जाएगा या स्पेसिफिकली पोस्ट में जाएगा, उसका बाइफरकेशन नहीं होगा। जो कॉमन एक्सपेंसेस है जो ड्यूरिंग द ईयर चलते ही है, वेदर योर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वेदर योर एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चलने ही वाला है, तो फिर उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा आपको टाइम या सेल रेशियो बेसिस पे। हमने तो अलग एक एक्स्ट्रा स्पेशल नेचर के पॉइंट्स देखे, एक ऑडिट फीस का, जहां पे अगर कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही जाएगा, जो भी ऑडिट फीस का फिगर रहेगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। और अगर टैक्स ऑडिट फीस है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आती है, तो इनकम टैक्स में हम टर्नओवर बेसिस पे अपना ऑडिट करवाते हैं, इसीलिए फिर वो टर्नओवर बेसिस पे हम लोग बाइफरकेट करते हैं।
जो सम में मेंशन है किस टाइप की ऑडिट फीस है, अकॉर्डिंगली हम उसके ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन। मैंने जब किसी से बिजनेस खरीदा उसी दिन मैंने उसको पे कर देना चाहिए था, बट एज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमारा इनकॉर्पोरेशन जब तक नहीं होता तब तक बैंक अकाउंट, उनको पेमेंट, ये सब चीजें नहीं हो सकती, तो हमें इनकॉर्पोरेशन तक रुकना पड़ा। अगर इनकॉर्पोरेशन होते से तुरंत आप पे कर देते उनको, तो जितना भी इंटरेस्ट है वो सिर्फ फ्री में रहेगा, बट इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कुछ पीरियड लगता है और उसके बाद आप उनको पे करते हो, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो फ्रॉम द डेट यू आर सपोज टू पे टिल द डेट यू आर एक्चुअली पेइंग, इतने पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट है। उतने पीरियड को आपको प्री पोस्ट में बाइफिकेट करना है कि ये जो मंथ्स का, फॉर एग्जांपल 4 मंथ 6 मंथ्स का ये जो पीरियड है उसमें से कितना पीरियड प्री में आता है और कितना पोस्ट में आता है, और अकॉर्डिंगली आपका बाइफिकेशन होगा। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ओके। अब इसके बाद जो भी ट्रीटमेंट आती है, फॉर एग्जांपल अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट रहा तो हम उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, लॉस रहा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, और ये सारे तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम देखे। जो ट्रेडिंग के आइटम है स्पेसिफिकली ग्रॉस प्रॉफिट, उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, otherwise we'll stop here. Okay, so bye bye, have a good time. सेम टू यू मैम। Yes. Bye, ma'am. Bye.